प्रिय मित्रों, आज हम लोग सीरीज 22 का अध्ययन करेंगे। सीरीज 22 मुगल काल से संबंधित है। इसमें जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं वे सभी आधारभूत क्वेश्चन हैं, अर्थात बेसिक क्वेश्चन हैं, और किसी भी प्रतियोगी से यह आशा की जाती है कि वह बेसिक क्वेश्चनों को गलत न होने दे, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन गलत होने का मतलब है कि किस्मत ने साथ नहीं दिया और हमारे लिए कुछ प्रश्न चिन्ह उत्पन्न हो जाते हैं। तो आइए हम लोग शुरू कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन, और पहला क्वेश्चन जैसा कि आप देख रहे हैं कि यह शेरशाह सूरी से संबंधित है। इसमें पूछा जा रहा है कि शेरशाह सूरी द्वारा किए गए सुधारों में सम्मिलित था। क्या सम्मिलित था? तो आप कहोगे कि सर इसमें देखिए राजस्व सुधार भी दिया है, क्या उन्होंने राजस्व सुधार किया है? जी हाँ, राजस्व सुधार उन्होंने किया है, और इन्हीं के राजस्व सुधारों से बादशाह अकबर ने प्रेरणा भी लिया है। ठीक है, और शेरशाह सूरी का ही एक राजस्व अधिकारी आप कह सकते हैं या कर्मचारी कह सकते हैं। ठीक है, इंस्पेक्टर था उसमें वैसे, और वो कौन था? तो आप कहेंगे कि सर टोडरमल। और टोडरमल जो थे, ठीक है, वह ठीक है शेरशाह सूरी के ही थे, मतलब उन्हीं के शासन में थे, और इन्होंने ही और ये कौन था? टोडरमल थे। ठीक है ना, और टोडरमल 1562 में अकबर की सेवा में आते हैं। तो देखिए एक क्वेश्चन तो यहाँ और भी बन गया ना कि टोडरमल अकबर की सेवा में आने से पहले किसकी सेवा में थे? तो शेरशाह सूरी की सेवा में थे, और यही टोडरमल है जो अकबर के काल में आकर के, ठीक है, और आईना ये 10 साला व्यवस्था को जन्म देता है। इसका मतलब राजस्व सुधार तो उन्होंने किया। फिर अब प्रश्न आता है क्या उन्होंने प्रशासनिक सुधार भी किया है? ठीक है, तो ये भी देख लेते हैं कि क्या उन्होंने प्रशासनिक सुधार किया। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि बादशाह अकबर के प्रशासन में जो अवरोध और संतुलन का सिद्धांत दिया गया है, संतुलन का सिद्धांत, इस अवरोध और संतुलन के सिद्धांत को शेरशाह सूरी ने ही अपनाया था। ठीक है, अकबर ने तो वहीं से इसे लिया है। ठीक है, अब सैनिक सुधार, तो आप कहेंगे यस सर, सैनिक सुधार भी उनका था। ठीक है, क्लियर। घोड़ों को दागने की जो प्रथा थी, ठीक है, दोनों पुट्ठों पर, घोड़ों के दोनों पुट्ठों पर चिन्ह लगाने की परंपरा भी उन्होंने ही शुरू किया था। अब करेंसी प्रणाली में सुधार, ये तो हम आपको व्यापकता के साथ बता चुके हैं कि इन्होंने 1540 में रुपए को शुरू किया था और पटना से शुरू किया था। ठीक है, और यही रुपया, ठीक है, आधुनिक रुपये का भी मूल आधार है, स्मिथ ने कहा था। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें तो सभी सही है भाई। ठीक है, तो सभी सही है, तो इसका मतलब हमारा कहाँ आ जा रहा है आंसर? तो आप कहोगे कि सर ये हमारा आंसर आएगा डी। ठीक है, तो आइए डी पर निशान लगा देते हैं। क्लियर। अब हम लोग आगे चल रहे हैं। दूसरा, किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना किया था? देखिए नीचे से हम चलते हैं। चौसा का युद्ध, तो चौसा का युद्ध कब हुआ है? ठीक है, यहां देखिए यह है चौसा का युद्ध, यह है 1539। ठीक है, और इसी को जीतने के बाद शेरशाह सूरी ने हुमायूं पर कौन सा अटैक किया है? आप कहेंगे कि सर कन्नौज का युद्ध है, बिलग्रामी का युद्ध, और ये कब हुआ है? 1540 में होता है। ठीक है, और 1540 में ये बिलग्रामी या कन्नौज के युद्ध को जैसे ही हुमायूं हार जाते हैं, ये भाग जाते हैं और सरहिंद चले जाते हैं। ठीक है, और शेरशाह सूरी जो है सुल्तान आदिल के नाम से अपने को, ठीक है, क्या कर देते हैं? आप कहेंगे सुल्तान घोषित कर देते हैं, और इस प्रकार से अफगान सत्ता की स्थापना हो जाती है। ठीक है ना, तो इसका मतलब आपका आंसर क्या आया? ये आपका आंसर आया बिलग्रामी का युद्ध। बिलग्रामी के युद्ध को जीतने के बाद ही उन्होंने, ठीक है, अफगान सत्ता की स्थापना किया था। अब हम लोग तीसरा देखते हैं, अकबर की लोकप्रियता क्या कारण है? ठीक है, तो अकबर लोकप्रिय क्यों हुए? ये चीज पूछ रहा है।
तो आप याद रखिएगा कि अकबर मनसबदारी प्रथा, तो भारत में मनसबदारी प्रथा के जनक कौन है? अकबर ही तो हैं। ठीक है, ये भी आपका सही हो गया। धार्मिक नीति आप याद रखिएगा, धार्मिक नीति इनकी बहुत अच्छी नीति थी, सुलह कुल की थी। ठीक है, वो हिंदू और मुसलमानों के बीच जो नफरत फैलती है या किसी के बीच जो नफरत फैलती है वो धर्म के कारण हो रही है। तो उन्होंने, ठीक है, दीन इलाही के नाम से, ठीक है, एक आचार संहिता का निर्माण किया था ताकि लोगों के बीच से नफरत का अंत किया जा सके। तो ये तो इनकी बहुत बड़ी देन है। वो राजस्व भी हमने आपको इसके पहले वाले क्वेश्चन में चर्चा किया है। सोशल जो सुधार की बात है, सामाजिक सुधार, जाहिर सी बात है इन्होंने अनेक सामाजिक सुधार किए हैं। ठीक है, जैसे सती व्रत पर इन्होंने रोक लगाने का कोशिश किया है। ठीक है, बाल विवाह को रोकने की कोशिश किया है। मुसलमानों में जो खतना प्रथा थी उस खतना प्रथा को रोकने का प्रयास किया है। इस प्रकार से इन्होंने सामाजिक सुधार के क्षेत्र में भी बहुत कार्य किए हैं। तो इसका मतलब आंसर क्या हो गया? उपरोक्त सभी सही है। ये वाला डी वाला आंसर आपका सही हो गया। ठीक है ना। अब हम लोग फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? ठीक है, तो यहां देखिए नीचे दिया हुआ है, विकल्प सब दिए गए हैं। तो हम लोग पहले लगा देते हैं हुमायूं नहीं, अकबर नहीं, जहांगीर नहीं। इसका आंसर क्या आएगा? औरंगजेब आएगा। ठीक है, औरंगजेब के काल में हिंदू सेनापति या जागीरदार या मनसबदार 14,419 हो गए थे, जबकि अकबर के काल में केवल 1801 थे। अब प्रश्न आता है कि औरंगजेब, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो काफी कट्टर थे, लेकिन कट्टर होने के बावजूद उन्होंने इतनी ज्यादा संख्या में क्यों दिया? जाहिर सी बात है कि अपीजमेंट पॉलिसी प्ले करना था, तुष्टीकरण की नीति का प्रयोग करना था। ठीक है, और इसलिए उनको ऐसा करना पड़ा। ठीक है, और एक चीज यहां आप याद रखिएगा, मनसबदारी में या सैन्य क्षेत्र में मराठों का प्रवेश किस बादशाह के काल में होता है? तो आप याद रखिएगा जहांगीर के काल में होता है। ठीक है, जो व्याख्याएं होती हैं इस पर जरूर ध्यान दिया करें। तानसेन का मकबरा कहाँ? ये सीधा सीधा सा क्वेश्चन है। ठीक है, पहली चीज आप जानते हैं तानसेन ये कौन है? आप कहेंगे रामतनु पांडे हैं। इनका मूल नाम रामतनु पांडे था और ये कहाँ रहते थे? रीवा में रहते थे और रीवा स्टेट ने ही, ठीक है, रीवा स्टेट के जो किंग है रामचंद्र, उन्होंने ही बादशाह अकबर के दरबार में तानसेन को भेजा था। ठीक है, बाद में ये रामतनु पांडे दरबार में रहते हुए इस्लाम को अपना लेते हैं, इस्लामिक अनुयायी बन जाते हैं और तब ये तानसेन के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, और तानसेन को ही मुगल काल की सबसे बड़ी उपाधि, ठीक है, सरस्वती, कंठा, भरण, बाणी, विलास की उपाधि दी गई थी और अबुल फजल के कहने पर यह उपाधि अकबर ने इस बंद कर दिया था। मतलब यह उपाधि दोबारा किसी को नहीं दी गई। ठीक है ना। अब मियाँ की ठोड़ी, मियाँ की राग, दरबारी कन्हाड़ा, ठीक है, ये सब तानसेन की राग और रागनियां हैं। ठीक है ना। और तानसेन, ठीक है, देखिए जब मरते हैं तो इनको दफन कहाँ किया जाता है? ग्वालियर में दफन किया जाता है। ठीक है ना, ये हमने यहाँ लगा दिया ग्वालियर में। तो इनका मकबरा कहाँ है? ग्वालियर में है। ठीक है, अब इन चीजों की चर्चा करने का कोई मतलब नहीं है। छठा क्वेश्चन आते हैं, अकबर के शासनकाल में अमल गुजार नामक अधिकारी का क्या कार्य था? ठीक है ना, तो ये पूछ रहा है कि अकबर के शासनकाल में अमल गुजार नामक अधिकारी का क्या कार्य है। ठीक है, तो हम आपको बताते हैं कि अकबर के प्रशासन में, ठीक है, अवरोध और संतुलन का सिद्धांत लागू था। ठीक है, तो अकबर के काल में जो सरकार हुआ करती थी, मतलब जिला जिसे कहते हैं सरकार, तो जिसे आज आप जिला कहते हैं, मुगलों के काल में वो सरकार कहा जाता था। ठीक है, तो सरकार में दो अधिकारी थे, एक था फौजदार और दूसरा था अमल गुजार। फौजदार का क्या कार्य था? आप कहेंगे जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखना। और अमल गुजार का क्या कार्य था? आप कहेंगे राजस्व का मूल्यांकन करना, राजस्व का संग्रह करना और राजस्व संबंधी किसी भी विवाद
का पर न्याय देना या मुकदमा सुनना। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा आंसर क्या आया, हमारा आंसर आया बी, ये वाला हमारा आंसर सही हो गया। ठीक है ना, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं सेवेंथ क्वेश्चन। सेवेंथ क्वेश्चन करा है, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से अकबर के समकालीन कौन था। ठीक, अकबर के समकालीन कौन था? तो रानी दुर्गावती, गोंडवाना रानी, और चंदेल प्रिंसेस थी रानी दुर्गावती। और इसी रानी दुर्गावती पर 1564 में, ठीक है, आसफ खान ने आक्रमण किया था और गोंडवाना का विलय कर लिया था। अब देखिए अहिल्याबाई होलकर, ठीक है, ये कहाँ से हैं? इंदौर से हैं। और ये कब से हैं? तो आप कहेंगे कि सर ये तो 1780 के आसपास है। ठीक है ना, तो ये तो हो नहीं सकती, ये मार्तंड वर्मा तो हो नहीं सकते। और सवाई राजा जय सिंह, ठीक है, ये फारुखसियर के काल में रहे हैं, तो ये भी नहीं हो सकते। तो ये दुर्गावती सही है। ठीक है, किस शासक ने सर्वप्रथम शासन को विभिन्न प्रांतों में बांटा था? तो इसका जो आंसर आएगा डायरेक्ट हमने कर दिया है, इसका आंसर है अकबर। ठीक है, अकबर है। और अकबर के काल में अगर आपसे पूछा जाता है प्रांतों की संख्या क्या थी, 15, और मुगलों के काल में सबसे ज्यादा प्रांत 20 होते हैं। ठीक है, और ये किसके काल में होते हैं? औरंगजेब के काल में होते हैं। औरंगजेब के काल में मुगल साम्राज्य जो है अत्यधिक व्यापक हो गया, और जब अत्यधिक व्यापक हो गया तो मुगल इसे संभाल नहीं पाए और यहीं से पतन भी शुरू हो जाता है। ठीक है, अब 9वां आके देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने दीन इलाही स्वीकार किया था? ठीक है, तो देखिए जहां तक राजा मानसिंह की बातें हैं, राजा मानसिंह ने दीन इलाही को नहीं स्वीकारा था और उन्होंने अकबर से कहा भी था कि सर मैं हिंदू हूं इसलिए वो मेरी भक्ति का आराधना का विषय है, लेकिन सर मैं इस्लाम को जानता हूं इसलिए वो मेरी आस्था का विषय है, लेकिन मैं जिसे जानता ही नहीं ना तो उसमें मेरी भक्ति हो सकती है ना मेरी आस्था हो सकती है, और ठीक है ये कुछ भी नहीं हो सकता, मैं इसे क्यों अपनाऊं। तो इसका मतलब ये है कि राजा मानसिंह ने विरोधी कर दिया था, बीरबल ने इसे अपनाया था। ठीक है ना, क्लियर हो गया। और आप आगे चलते हैं। 10वां, आगरा के किले का स्थापत्यकार निम्न में से कौन था? देखिए जो आगरा के किले का स्थापत्यकार है वह है कासिम। ठीक है, और बहाउद्दीन की जहां तक बात आती है, ठीक है, तो बहाउद्दीन फतेहपुर सीकरी के स्थापत्यकार थे। ठीक है, अब मीर तकी मीर की बात आती है तो आप कहेंगे कि सर देखो अयोध्या की बाबरी मस्जिद, विवादास्पद बाबरी मस्जिद, और जौनपुर के शाही ब्रिज का शिल्पी अगर कोई है तो वो मीर तकी मीर है। ठीक है ना, और अब आगे हम लोग चलते हैं। 11वां क्वेश्चन, निम्न को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें और सही उत्तर का चयन करिए। अहिल्याबाई, दुर्गावती, पद्मावती। ठीक है, तो आइए हम आपको इसे सॉल्व करने का एक बहुत इजी तरीका बता दें कि आप अगर डेट नहीं जानते तो आप ऐसे सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, पद्मावती ये राणा रतन सिंह की पत्नी है, और राणा रतन सिंह चित्तौड़ के शासक हैं। ठीक है, और उनके ऊपर आक्रमण किसका हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी का हुआ था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी का हुआ। क्लियर ना, तो आपने देखा कि 1303 में यह अटैक होता है, तो इसका मतलब पद्मावती तो बहुत पहले हो गई। अब बात आता है दुर्गावती की, तो दुर्गावती क्या है? ये अकबर के समकालीन है ना। ठीक है, अभी हमने आपको बताया था 1564 में इनके ऊपर आक्रमण किया गया था। ठीक है, अब बात आता है ताराबाई की बातें, तो ताराबाई किसकी है? राजा राम की। मराठा जो क्षत्रप हैं राजा राम, ठीक है, फर्स्ट कर लिया, राजा राम फर्स्ट, उनकी ये पत्नी है। और राजा राम की मृत्यु होने के बाद या मरने के बाद 1700 से और 1707 तक
ठीक है, ये अपने बेटे शिवाजी सेकंड के संरक्षिका के रूप में शासन करती हैं। ठीक है, और इसी ताराबाई को क्या कहा जाता है? आप कहोगे कि सर इसी ताराबाई को मराठा वीरांगना कहा जाता है। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा, व्याख्या पर अवश्य ध्यान दीजिए। मराठा वीरांगना कहा जाता है, और यही ताराबाई हैं जिनके जौहर के कारण, या आप कह सकते हैं कि जिनके शौर्य के कारण औरंगजेब एक के बाद एक करके किले को हारते हुए चले गए। ठीक है, अब बात आती है अहिल्याबाई। ठीक है, तो अहिल्याबाई बहुत बात की है। ठीक है, मल्हार राव होलकर की पत्नी है अहिल्याबाई होलकर। ठीक है, तो अब हमारे सामने क्या क्वेश्चन आ रहा है? ठीक है, ये लगभग 1780 के आसपास की हैं, तो इसका मतलब सबसे पहले हमारे सामने क्या आया? 3 पहले आ जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी के काल में 1303, यहाँ आप देख रहे हैं। ठीक है, 1303 के बाद रानी दुर्गावती आएंगी, 1564 आएगा। ठीक है, तो 3 के बाद कौन आ रहा है? 2 आ रहा है। 2 के बाद क्या आएगा? 4 आ रहा है। 4 के बाद 1 आएगा, इसका मतलब हमारा ये बी पोर्शन सही है। ठीक है, 12 देखते हैं। इनाम भूमि किसे दी जाती थी? ठीक है, तो आप याद रखिएगा, चाहे वो मिल्क हो, चाहे वो इनाम हो, चाहे वो वक्फ हो। ठीक है, ये सभी दान में दी जाती थी। और इनाम जो है किसको दी जाती थी? आप कह दोगे कि सर ठीक है, यह विद्वानों और धार्मिक व्यक्तियों को दी जाती थी। ठीक है ना, ये वाला पोर्शन सही है। ठीक है, मनसबदारों को जागीर दी जाती थी। भाई, राजस्व संग्रह करने वालों को ऐसा कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं दिया जाता था। कुलीन परिवारों के लिए भी ऐसा कुछ बातें नहीं थी, उनके लिए जागीरें थी, ऑलरेडी थी। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, एक ही सही है। अब 13 देखते हैं। अकबर के शासन में महाभारत का फारसी में अनुवाद किया गया था। यह अनुवाद किस नाम से जाना जाता है? देखिए, ये बहुत इजी क्वेश्चन हमने दिया था, लेकिन आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चन और भी मिल जाएंगे, और ध्यान दीजिएगा। इसका पहले आप आंसर कर लीजिए। ये 20 का आंसर हो गया। ठीक है, रचनामा। रचनामा का मतलब क्या होता है? युद्ध। ठीक है ना, वॉर। ठीक है, अब आप याद रखिएगा कि थोड़ी सी हम चर्चा कर लें। ये देखिए, वर्ष लिखा है 1572। 1572 में अकबर ने फैजी, राजकवि फैजी के नेतृत्व में अनुवाद विभाग की स्थापना किया था। कहां पर किया था? आप कहेंगे कि सर फतेहपुर सीकरी में किया था। ठीक है, उद्देश्य क्या था? ताकि हम, ठीक है, अरबी और फारसी के ग्रंथों का हिंदी में, और संस्कृत के ग्रंथों का भी, ठीक है, मतलब एक दूसरे की भाषा में, मुसलमानों की भाषा में हिंदू चले जाएंगे, हिंदू ग्रंथ चले जाएंगे, और ठीक है, फिर हिंदुओं के ग्रंथ जो हैं वो मुस्लिम लैंग्वेज में चले जाएंगे। तो इसका परिणाम क्या होगा? दोनों ही पढ़ेंगे और जानेंगे, ठीक है, कि जो प्राकृतिक सत्य है वो एक ही है। आप लोग यहाँ पर अज्ञानता में संघर्ष करते हैं। ठीक है ना, तो अनुवाद विभाग की स्थापना बादशाह अकबर ने ही कराया था। ठीक है ना, और अब हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, ये इकबालनामा किसकी किताब है? क्लियर? तो आप याद रखिएगा, शाहजहां के काल में लिखी गई है। ठीक है ना, अब इसमें हमको याद नहीं आ रहा है कि इसका लेखक कौन है। अकबरनामा आप जानती हैं। ठीक है, यह अबुल फजल की किताब है। ठीक है, और इसी किताब के अंदर, ठीक है, अबुल फजल ने अमेरिका की खोज या भौगोलिक खोजों का भी विवरण दिया है। इसी किताब में उन्होंने अकबर को आविष्कारक बताया है, और इसी किताब में उन्होंने लिखा है कि भारत में पुर्तगालियों द्वारा कौन कौन सी फसलें लाई गई हैं, जैसे टमाटर है, आलू है, ठीक है, मोटा वाला जो लाल मिर्च होता है, ये सब का, काजू है, ठीक है, ये सब फसलों की उन्होंने सूची दिया है। सकीनत औलिया ये दारा सिकोह की है, और हिंदू मुस्लिम एकता पर लिखी गई है। 14 आइए, सुप्रसिद्ध संगीतकार बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? ठीक है, तो आप याद रखिएगा, तानसेन और बैजू बावरा, ठीक है, ये दोनों किसके समकालीन हुए? आप कहेंगे कि सर ये अकबर के समकालीन है। ठीक है, क्लियर? लेकिन तानसेन दरबार में थे, बैजू बावरा दरबार में नहीं थे। क्लियर हो गया? 15,
निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो देखिए उसमें जहांगीर दे रहा है विलियम हॉकिंस, वो तो सही सही है, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये तो सही ही है। अकबर, ये देखिए टॉमस रो नहीं आता। टॉमस रो किसके काल में आता है? आप कहेंगे सर 1615 में आता है, बादशाह जहांगीर के काल में आता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये तो आपका मैटर गलत हो गया ना, तो यही तो आपको पकड़ना था, तो आपका आंसर क्या हुआ? अकबर। शाहजहां के काल में ट्रेवेर्नियर आता है, फ्रांसीसी ट्रेवेर्नियर आता है, और औरंगजेब के काल में, वैसे आता तो शाहजहां के काल में है, लेकिन औरंगजेब किस काल में रहता है, और अभी हमने आपको एक दो मतलब सीरीज पहले मैंने बताया था कि जो शिवाजी और जयसिंह के बीच पुरंदर की संधि हुई थी, उसमें जो गवाह था वो मनुकी ही था, और सत्ता के संघर्ष में भी, ठीक है, जब औरंगजेब अपने भाइयों से सत्ता का संघर्ष कर रहे थे, तो मनुची शुरू में तो दारा शिकोह के साथ था, लेकिन बाद में औरंगजेब के साथ आ गया था। 16 देखते हैं, किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? ठीक है, औरंगजेब का है ना, तो आप इस तरह से देख लीजिए कि किसका किसका है, तो अपने आप समझ में आ जाएगा। तो औरंगजेब का मकबरा है, तो कहां पर है औरंगजेब का मकबरा? औरंगाबाद में है, ठीक है। अगर मान लीजिए वो भी ना हो, तो आपका दिएगा औरंगाबाद जिले के खुलदाबाद में है, ठीक है। जहांगीर का मकबरा कहाँ है? आप कहेंगे लाहौर में है, लाहौर में अनारकली के मकबरे के पास में है, ठीक है, रावी नदी के तट पर है, ठीक है। तो आंसर तो हो गया आपका, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। हुमायूं का मकबरा आप जानती हैं दिल्ली में है, मोहम्मद शाह रंगीला का मकबरा दिल्ली के अंदर ही है, ठीक है। अब 17, निम्नलिखित शहजादी और बेगमों में कौन है जो नील का व्यापार करते थे? देखिए जीनत महल दिया हुआ विकल्प में, तो जीनत महल कौन है? बहादुर शाह जफर की बेगम है, तो ये तो ऐसा कुछ करेंगे नहीं भाई, ठीक है। नूरजहां, ठीक है, यह बहुत अच्छा विशेषज्ञ थी, ठीक है। एक तो कटपीस का, और कटपीस में के साथ साथ वो एक चीज की और विशेषज्ञ थी, एक विशेष प्रकार का कपड़ा नूरमहली के बारे में वो अच्छी तरह से परिचित थी, और इसी नूरमहली वस्त्र को उन्होंने ब्रिटेन के महाराज जेम्स फर्स्ट की पत्नी मिसेस जेम्स के लिए भेजा था, ठीक है। और दूसरी बात, नूरजहां नील का व्यापार भी करती थी, ठीक है, नील का व्यापार भी करती थी। और तीसरी बात आप याद रखिएगा, जहांगीर की वुलन फैक्ट्रियों की प्रबंधक हुई थी, ठीक है, क्लियर। आप अस्मत बेगम नूरजहां की मां है, तो आप याद रखिएगा कि अस्मत बेगम और नूरजहां दोनों ने मिलकर के ही गुलाबी इत्र का निर्माण किया था, ठीक है। जोधाबाई ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आप आगे चलिए। हाँ, जोधाबाई में आप एक चीज याद रख सकते हैं कि सबसे बड़ा वर्गवाह मुगल काल में, सबसे बड़ा वर्गवाह किसका था? तो आप कहेंगे सर जोधाबाई का था। ये वर्गवाह क्या है? आप कहेंगे शहजादियों और बेगमों के भरण पोषण के लिए जो रियासतें दी जाती थी उसे वर्गवाह कहा जाता था। 18 आइए, निम्नलिखित में किसका मकबरा दूसरे ताजमहल के नाम से जाना जाता है या कहलाता है? ठीक है, तो आपके सामने दिया हुआ विकल्प दिया हुआ है, कौन कौन सा विकल्प दिया गया है? आप कहेंगे कि सर अनारकली का मकबरा दिया गया है, ठीक है। तो अनारकली का मकबरा तो हो नहीं सकता। हाँ, एक चीज याद रखिएगा, अनारकली के मकबरे पर कुछ लिखा हुआ है, वो आप याद रखिएगा, ठीक है, क्लियर। ये कौन है अनारकली? जहांगीर की मतलब प्रेमिका है, ठीक है, और बेइंतहा चाहती थी जहांगीर को, क्लियर। और यही कारण है कि जब वो दोनों नहीं मिल पाए तो अनारकली ने आत्महत्या कर लिया था, ठीक है। और अनारकली के मकबरे पर, ठीक है, एक वर्ड लिखा है, ठीक है, कयामत के आखिरी दिन जब अल्लाह का फरिश्ता मुझसे मेरी ख्वाहिशों को पूछेगा और मेरे अच्छे कार्यों के बदले मुझे कुछ देना चाहेगा, तो मैं मांगूंगी सलीम सलीम सलीम, मैं केवल सलीम को मांगूंगी, ठीक है। दूसरी तरफ एतमाउद्दौला का मकबरा, ठीक है, तो देखिए ये यूनिक मकबरा तो है, ठीक है। एतमाउद्दौला का मकबरा ये आगरा में है, और ये कौन है? आप कहेंगे कि अस्मत बेगम के शौहर हैं और नूरजहां के पिता हैं, ठीक है।
और एक चीज ये भी याद रखिएगा कि इन्हीं के मकबरे पर पहली बार, सबसे पहली बार पित्रादिउरा शैली का अगर कहीं प्रयोग हुआ तो सबसे पहली बार यही हुआ है। ठीक है, ताजमहल में बहुत बाद में हुआ है। ठीक है ना। रबिया उद दौरानी का मकबरा यह औरंगाबाद में है और इसका निर्माता कौन है? ठीक है, औरंगाबाद। ठीक है, पहले तो आप कर लिए, यही आंसर है इसका। अब ये कौन है रबिया उद दौरानी? औरंगजेब की बेगम है, और औरंगजेब और रबिया उद दौरानी का बेटा है आजम, और इसी आजम ने अपनी माँ के मकबरे का निर्माण कराया था। इसीलिए कहा जाता है कि रबिया उद दौरानी का मकबरा एक बेटे द्वारा माँ को दिया गया खिराज है, मतलब एक टैक्स है। ठीक है, 19वां देखते हैं। शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनाई थी? ये बहुत इजी क्वेश्चन था, लेकिन गलती हो जाती है। लोग कभी दिल्ली में मारते हैं, कभी आगरा में मारते हैं। ठीक है, निशान लगाते हैं। ठीक है, तो ऐसी समस्याओं का सामना आपको ना करना पड़े, इसलिए मैंने आपको ये प्रैक्टिस करा दिया है। ठीक है, तो आप कह देना कि सर ये आगरा में है। ठीक है ना। और ये, लेकिन ये मस्जिद जो है वो पूरी नहीं करा पाए थे, तो इसे पूरा किसने कराया था? उनके बेटे औरंगजेब ने पूरा कराया था। ठीक है, अब हम लोग 20 क्वेश्चन को देखेंगे। 20 क्वेश्चन है, दारा शिकोह के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा वक्तव्य असत्य है? ठीक है, कह रहा है कि जो ये वक्तव्य दिए जा रहे हैं इसमें कौन सा गलत है, ये बताना आपको। ठीक है ना। तो देखिए, पहला ये कह रहा है कि शाहजहां का सबसे बड़ा लड़का कौन था? ठीक है, तो भाई आप तो दारा शिकोह थे, ये तो नो डाउट। वो उच्च कोट के विद्वान थे निसंदेह, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, और मुगल काल के सबसे बड़े मनसबदार भी थे, ये भी सही है। ठीक है, और वे हिंदू मुस्लिम समन्वय की भावना में विश्वास करते थे, और इसीलिए उन्होंने मजमा उल बहरीन को लिखा भी है। मजमा उल बहरीन को भी लिखा है। ठीक है, क्लियर। वह योग प्रशासक और सेनापति, यही तो नहीं था। अगर ये रहा होता उनके अंदर तो औरंगजेब हिंदुस्तान के राजनीतिक मंच पर कभी अभिनय न कर पाते। ठीक है, क्लियर। तो असत्य क्या है, तो हमारा आंसर क्या आएगा? ये असत्य है ना, तो हमारा तो आंसर असत्य ही खोजना था, तो हमारा आंसर ही आ गया। यही हमारा एग्जैक्ट आंसर आया। ठीक है ना। तो मित्रों, अब मैं अनुमति चाहूंगा। नमस्ते, विशिंग यू ऑल द लक। थैंक यू।